Assalamu alaikum. Today in this lecture we are going to take another part of his equilibrium. As in earlier lectures we have already seen the degree of freedom, that is by using Gibbs of phase rule, and we have seen components, how to calculate the components and how to calculate the phases, and then lastly we applied on Gibbs phase rule from which we calculate degree of freedom. Now today we have to derive Gibbs phase rule. As we know first of all what Gibbs phase rule is. That is, it gives us Gibbs phase rule, that is F is equivalent to C minus P plus 2, where C is the component, P is the phase and 2 वहीं पर एक number है. And what this F is, this is degree of freedom. डिग्री ऑफ फ्रीडम मैं आपको पहले ही कह चुका हूं कि किसी भी सिस्टम को कितने मिनिमम वेरिएबल्स चाहिए एक्सप्रेस करने के लिए, दैट वी कॉल डिग्री ऑफ फ्रीडम. और ये हमारे पास इक्वेशन है जिससे हम कैलकुलेट करते हैं. टुडे वी हैव टू डिराइव दिस इक्वेशन. ये डिराइव करनी है. ऑब्वियसली दिस क्वेश्चन इज गोइंग फॉर लॉन्ग टाइप. दैट मीन जब भी ये पूछा जाएगा एग्जाम में तो आपको लॉन्ग टाइप के लिए पूछा जाएगा. देख लीजिए बेटा, सबसे पहली इंपॉर्टेंट है इसकी डायग्राम. इसकी डायग्राम को समझना है, उसके बाद आप इसमें कर सकते हो. और उससे पहले जब आप डिग्री ऑफ फ्रीडम निकालने जाओगे, डिग्री ऑफ फ्रीडम हम यहां पर निकालेंगे या डिराइव करेंगे. जो भी डिग्री ऑफ फ्रीडम होता है दैट इज नंबर ऑफ वेरिएबल्स माइनस number of restricting conditions. इस हिसाब से हम इसको डिराइव करेंगे, क्योंकि डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होता है? मिनिमम वेरिएबल जिससे हम किसी सिस्टम को एक्सप्रेस कर सकते हैं. लाइक अगर मैं आपको याद दिला दूं, अगर हमारे पास एक गैसियस सिस्टम होता है, आइडियल गैसियस सिस्टम होता है, इसके लिए हमारे पास इक्वेशन है PV इज इक्वल टू nRT, है ना. PV इज इक्वल टू nRT. अब क्लोज्ड सिस्टम है, क्लोज्ड में नंबर ऑफ मोल्स कांस्टेंट रहता है, R कांस्टेंट रहता है. अगर क्लोज्ड सिस्टम है तो नंबर ऑफ मोल्स कांस्टेंट है, R कांस्टेंट है. तो हमारे पास इसमें तीन ही चीजें हैं, PVT, है ना, PVT. बट अगेन तो ये इसमें तीन वेरिएबल्स, प्रेशर है, वॉल्यूम है, टेम्परेचर है, NR कांस्टेंट है. लेकिन मिनिमम वेरिएबल्स अगर देखेंगे ना, मिनिमम वेरिएबल इसमें दो ही है. कोई भी, या तो प्रेशर वॉल्यूम या तो प्रेशर टेम्परेचर. मिनिमम वेरिएबल इसमें दो है, या तो PV या तो आप कह सकते हो PT. कोई भी दो जो आप लोगे वो इसके मिनिमम वेरिएबल्स कहेंगे. तो मिनिमम वेरिएबल्स इसके कितने हैं? खाली दो. ठीक है. ऑल्दो इसके वेरिएबल्स कितने हैं? 3. तो ये दो कैसे रह गया? क्योंकि आपको पता है, अगर आपको PV पता है, PV आपको मालूम है, तो इस इक्वेशन से आप टेम्परेचर को कैलकुलेट कर सकते हो, है ना. अगर किसी को PV मालूम है, NR तो कांस्टेंट है, वो तो पहले ही पता होगा, आप इसका टेम्परेचर निकाल सकते हो. तो इसको मिनिमम वेरिएबल इसके लिए कितने बनते हैं? 2. ऑल्दो वेरिएबल्स 3 है, लेकिन इसमें एक रिलेशनशिप है, इनमें आपस में एक रिलेशनशिप है. उस रिलेशनशिप को, दैट मीन रिलेशनशिप कितनी है? PV इज इक्वल टू nRT. दैट मीन अगर आपको PV पता है तो आप टेम्परेचर को निकाल सकते हो. तो मिनिमम वेरिएबल एक्सप्रेस करने के लिए दो ही है, पूरा समझिएगा. लेकिन टोटल वेरिएबल्स कितने थे? 3. मिनिमम वेरिएबल्स कितने हैं? 2. क्योंकि आपको एक रिलेशनशिप है इसमें, एक रिलेशनशिप है इसमें जो इसको जोड़ता है. अगर आपको 2 पता है तो तीसरा हम निकाल सकते हैं. दैट इज डिग्री ऑफ फ्रीडम. मिनिमम वेरिएबल्स कितने? टोटल नंबर ऑफ वेरिएबल्स कितने होते हैं और उनमें आपस में रिस्ट्रिक्टिंग कंडीशन, मतलब रिलेशनशिप्स कितनी है, रिस्ट्रिक्टिंग कंडीशंस कितनी है, तो वहां से निकलता है डिग्री ऑफ फ्रीडम. तो इस सिस्टम के लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम कितने हैं? 2. दैट मीन आपको 2 वेरिएबल्स चाहिए इस सिस्टम को एक्सप्रेस करने के लिए. लेकिन अगर आपको कहेगा कोई कितने टोटल वेरिएबल्स थे? 3. लेकिन एक रिलेशनशिप है ना, एक रिस्ट्रिक्टिंग कंडीशन है, 3 - 1 दैट इज 2. ठीक है. तो इस हिसाब से हम डिग्री ऑफ फ्रीडम को कैलकुलेट करेंगे, यहां पर इसको डिराइव करेंगे. जब डिराइव करेंगे तो हम पहुंच जाएंगे गिब्स फेज रूल पे. चलिए बेटा, ये लेकिन पहले अपने दिमाग में बिठाना है कि हम कैसे करने जा रहे हैं.
उसके बाद इंपॉर्टेंट रहता है कि आपको ये डायग्राम टोटली अंडरस्टैंड हो जाए कि ये डायग्राम है क्या। वेरी इंपॉर्टेंट वन दिस डायग्राम एंड वेरी सिंपल वन एज वेल। चलिए बेटा देख लीजिए व्हाट वी आर गोइंग टू डू। वी हैव अ, ये लीजिए मेरे पास ये अल्फा है, अल्फा फेज। इसमें कंपोनेंट 1 है, कंपोनेंट 2 है और सो ऑन डैश 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 कंपोनेंट सी 1 2 इतने सारे कंपोनेंट इस फेज में है एंड दे आर इन इक्विलिब्रियम विद दिस बीटा फेज। दिस इज फेज साइड बीटा फेज। इसमें भी ये कंपोनेंट 1 है, कंपोनेंट 2 है, कंपोनेंट दिस इज सी, इसके भी कंपोनेंट्स हैं, दे आर इन इक्विलिब्रियम। ये अल्फा फेज में है, ये बीटा फेज में है, ये कंपोनेंट है, ये कंपोनेंट। आप लीजिए ना वाटर है, ये वाटर है, ये वाटर है, आपस में इक्विलिब्रियम में है, लेकिन एक अल्फा फेज में है, एक बीटा फेज में है, एक सॉलिड में है, एक लिक्विड में है। ठीक है, वैसे ही फिर ऐसे ही C2 का इक्विलिब्रियम, C का इक्विलिब्रियम, फिर बीटा का गामा के साथ, गामा फेज के साथ, गामा का डेल्टा फेज के साथ, और डेल्टा का फिर ऐसे ही चलता जाएगा, कंटिन्यूअस कंटिन्यूअस है, और लास्ट में आप पहुंच जाओगे P फेजेस तक। ठीक है ना, आपस में इनमें इक्विलिब्रियम है। फिर से मैं एक बार समझा रहा हूं, हमारे पास फेजेस कितने हैं, अल्फा बीटा गामा डेल्टा और सो ऑन सो ऑन सो ऑन सो पी। कंपोनेंट्स कितने हैं, C1 C2 सो ऑन कंपोनेंट C। दे आर इन इक्विलिब्रियम विद ईच अदर, आपस में क्या है, ये इक्विलिब्रियम में है। ठीक है, कंपोनेंट 1 अल्फा फेज में, बीटा फेज में, गामा फेज में, डेल्टा फेज में और सो ऑन पी फेज में आपस में इक्विलिब्रियम में है। ऐसे ही कंपोनेंट 2 आपस में इक्विलिब्रियम में है सारे फेजेस में। कंपोनेंट सी ऐसे ही इक्विलिब्रियम में है सारे फेजेस में। तो ये यहां पर समझ आना चाहिए फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट वी मीन। ठीक है ना, तो हमारे पास कंसिडर वी हैव components C1 C2 and so on CC in phases alpha beta gamma so on to P। ये कंडीशन है। वी हैव कंपोनेंट्स C1 C2 C एंड इन बहुत सारे फेजेस में है। कितने फेजेस में है, अल्फा बीटा गामा एंड अप टू पी फेजेस में है। तो ये हमने कंडीशन मानी। ठीक है, नाउ अब क्या है, एक चीज यहां पर हम मान रहे हैं, अगर हम देखेंगे कि फर्स्ट ऑफ ऑल टोटल वेरिएबल्स कितने हैं, टोटल वेरिएबल्स कितने होंगे हमारे पास यहां पर। हम जब टोटल वेरिएबल्स निकालने बैठेंगे एंड एज्यूमिंग there is no chemical reaction, there is no chemical reaction, इसमें कोई केमिकल रिएक्शन इनमें नहीं हो रही है, इनमें आपस में कोई केमिकल रिएक्शन नहीं हो रही है। ठीक है, ये आप एज्यूम कर सकते हो। नाउ ये कंडीशन है, ये इस डायग्राम को बताता है कि हमारे पास कितने कंपोनेंट्स हैं और कितने फेजेस हैं, और कोई इनमें आपस में कोई केमिकल रिएक्शन नहीं हो रही है, सिर्फ फेज ट्रांजिशंस हैं। चलिए बेटा देख लीजिए आप। अब देखेंगे टोटल वेरिएबल्स। टोटल वेरिएबल्स हमारे पास कितने हैं, ठीक, टोटल वेरिएबल्स कितने आएंगे। एक वेरिएबल आएगा टेम्परेचर, इसका कुछ टेम्परेचर होगा, सबका सेम होगा। इनका कुछ प्रेशर होगा, दैट इज पी, सबका सेम होगा प्रेशर। एंड नेक्स्ट इज द कंपोजिशन। नेक्स्ट वेरिएबल क्या होगा यहां पर, कंपोजिशन। जब आप कंपोजिशन की बात करेंगे तो कंपोजिशन को आपको देख के लिखना पड़ेगा। एक वेरिएबल था टेम्परेचर, एक वेरिएबल था प्रेशर। तो अब कंपोजिशन की बात करेंगे, कंपोजिशन कैसे लिखोगे आप। नाउ जब मैं कंपोजिशन के लिए जाऊंगा, कंपोजिशन में लिख रहा हूं, देखो बेटा, x1 अल्फा x2 alpha। x1 is the mole fraction of component 1 in alpha phase, x2 is the mole fraction of component 2 in alpha phase, so on xc। ठीक है ना, मैं यहां लिख रहा हूं xc मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट c इन अल्फा फेज। ठीक है, हो गया इसके लिए, इस फेज के लिए। तो ऐसे ही आप फिर बीटा फेज के लिए लिखो, x1 बीटा फेज, x2 बीटा फेज,
x एंड सो ऑन, x क्या लिखेंगे आप, c इन बीटा फेज। ऐसे ही ये चलता जाएगा हर किसी फेज के लिए। ऐसे ही आप हर किसी फेज के लिए लिख सकते हो। एक गामा यहां पर है, इसका ये फेज है, मैंने ब्रैकेट मार दिया, इसके बाद सीधे यहां से। तो अब आप ऐसे ही बाकी सारे फेजेस के लिए लिख सकते हो, मैंने सो ऑन लिख दिया। तो इसके लिए कितना होगा, x1 कंपोनेंट x1 इन p फेज, x2 p फेज, ऐसे ही सो ऑन x c p फेज। ठीक है, तो दैट मीन बहुत सारी इक्वेशंस बन रही हैं इसमें कंपोजिशन की। x क्या है, मोल फ्रैक्शन, x इज द मोल फ्रैक्शन, x रिप्रेजेंट्स हियर मोल फ्रैक्शन। चलिए बेटा देखिए, दैट मीन हमारे पास कंपोजिशन, हमारे पास वेरिएबल्स कितने बन रहे हैं। टेम्परेचर एक वेरिएबल है, प्रेशर एक वेरिएबल है, और कंपोजिशन के बहुत सारे वेरिएबल्स हैं, बहुत सारे कंपोनेंट्स हैं, बहुत सारे फेजेस हैं, इसलिए वहां पर कंपोजिशन के बहुत सारे वेरिएबल्स बन रहे हैं। एक्स क्या है, मोल फ्रैक्शन। यहाँ पर 1 का लिख रहा हूं तो कंपोनेंट 1 का, 2 का लिख रहा हूं कंपोनेंट 2 का, अल्फा लिख रहा हूं तो अल्फा फेज में, बीटा लिख रहा हूं तो बीटा फेज में। तो आप मुझे बता सकते हो ये टोटल नंबर ऑफ इक्वेशंस हमें कितनी बनेंगी। टोटल नंबर ऑफ वेरिएबल्स, नंबर ना नंबर, ये था क्या क्या है, टोटल नंबर ऑफ वेरिएबल्स नंबर। देखो बेटा, आपको पता है ये कितनी इक्वेशंस बनेंगी ना, ये x1 अल्फा, x2 बीटा। आप देखिए क्या क्या वैरी हो रहा है, फेज वैरी हो रहा है, कंपोनेंट का फेज वैरी हो रहा है, कंपोनेंट वैरी हो रहा है, फेज वैरी हो रहा है। वन है कंपोनेंट 1 अल्फा, अल्फा है फेज, कंपोनेंट 2 अल्फा फेज, कंपोनेंट सी अल्फा फेज। तो ये टोटल हमारे पास बनेंगे सीपी। टोटल कितने कंपोनेंट्स हैं मल्टीप्लाई बाई कितने फेजेस हैं, P इज हियर फेज। ठीक है, P इज हियर, यहां पर जो मैंने P लिखा दैट इज प्रेशर। ठीक है, चलो मैं इसको स्मॉल p से करता हूं ताकि कंफ्यूज ना हो जाए। P इज हियर प्रेशर, और ये P क्या है यहां पर, दिस इज फेज। ठीक है ना, दिस P इज हियर फेज। सो व्हाट वी आर गोइंग टू डू, तो हमारे पास क्या हो रहा है, तो हमारे पास यहां पर कितने कंपोनेंट्स आ रहे हैं, कंपोनेंट्स आ रहे हैं C, और टोटल फेजेस आ रहे हैं P। दैट मीन ये जो सारी ये जो इक्वेशंस बन रही है ना, ये कंपोजिशन कितनी, और कंपोजिशन और सॉरी कंपोनेंट और फेज की, ये सारी बन जाएंगी CP। और टेम्परेचर और प्रेशर 2 है तो +2। तो दिस इज माय इक्वेशन नंबर 1, जिसमें आपने निकाला कि टोटल वेरिएबल्स कितने हैं। क्योंकि डिग्री ऑफ फ्रीडम तक अगर पहुंचना है तो सबसे पहले टोटल नंबर ऑफ वेरिएबल्स आपके पास होने चाहिए, कि टोटल नंबर ऑफ वेरिएबल्स कितने आ रहे हैं। सो टोटल नंबर ऑफ वेरिएबल्स इज CP+2। CP+2 है आपके पास टोटल नंबर ऑफ वेरिएबल्स। तो ये पहली बात, क्या आपने वेरिएबल्स निकाले। अब इसके बाद आपको रेस्ट्रिक्टिंग कंडीशंस निकालनी है। ठीक है, इसके बाद आपको रेस्ट्रिक्टिंग कंडीशन निकालनी है। चलिए, ये इक्वेशन नंबर 1 को याद रखिए। कैसे निकाला, ये CP कैसे बना, C कंपोनेंट है, P फेज है। ये सारी जो बनते हैं ना, ये अल्फा 1 x1 अल्फा 1 x2 अल्फा, ये सारे जब आप काउंट करोगे ना, ये उतने ही होंगे कि मल्टीपल ऑफ कंपोनेंट और मल्टीपल ऑफ फेज। कितने कंपोनेंट कितने फेज, और ये 2 कहां से आया, टेम्परेचर और प्रेशर को, इन दोनों को काउंट किया। दिस इज द नंबर आप निकाल रहे हो। अब देखेंगे रेस्ट्रिक्टिंग कंडीशंस क्या क्या है। चलिए बेटा देख लीजिए, जब हम अब देखेंगे रेस्ट्रिक्टिंग कंडीशंस, सबसे पहली बात नंबर ऑफ रिलेशनशिप्स, या जिसको हम बोलते हैं रेस्ट्रिक्टिंग कंडीशंस, नंबर ऑफ रिलेशनशिप्स। और जिसको आप बोलोगे रेस्ट्रिक्टिंग कंडीशन। ए, इसमें ए पार्ट, नंबर ऑफ रेस्ट्रिक्टिंग कंडीशन में पहली रिलेशनशिप बनेगी मोल फ्रैक्शन की आपस में। ये आपने कहीं पर पढ़ा भी होगा। अगर हम कहीं पर लिखते हैं x1 + x2 + x3,
ठीक है, x1 प्लस x2 प्लस x3 अप टू xn, व्हाट दिस इज, या xc, किसी कंपोनेंट का xc, दैट इज इक्वल टू 1. सम ऑफ द मोल फ्रैक्शंस इज ऑलवेज इक्वल टू 1. लिख सकते हैं ना, सम ऑफ द मोल फ्रैक्शंस इज ऑलवेज इक्वल टू 1. ठीक, तो किसी भी अगर आप देखोगे किसी भी कंपोनेंट्स में, तो सम ऑफ द मोल फ्रैक्शंस हमेशा आपका कितना बनेगा, 1 बनेगा. तो इसमें 1 2 C ये सारा कुछ 1. चलो मैं लिखता हूं यहां पर अल्फा 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 एंड अल्फा फेज, दैट मीन्स यू आर डूइंग इन अल्फा फेज, दैट इज इट बिकम्स 1. ये बनता है आपका 1. अगर हम अब बीटा फेज के लिए करें, x1 बीटा, x2 बीटा, x3 बीटा एंड सो ऑन टू xc बीटा इज ऑल्सो इक्वल टू 1, है ना. इसमें भी इनका सम 1 होगा क्योंकि सम ऑफ द मोल फ्रैक्शंस इज ऑलवेज 1. आप ये कंटिन्यूअसली करते जा सकते हो कहां तक, x का 1 इन p फेज, x2 in p phase, x3 in p phase, so on to xc in p phase is equal to 1. ठीक है ना. तो कितनी आपके पास इक्वेशन बन रही है, मोल फ्रैक्शंस आपस में रिलेट हो रहे हैं. जब मोल फ्रैक्शंस आपस में रिलेट हो रहे हैं तो रिलेशनशिप बन रही है ना. तो ऐसी कितनी इक्वेशंस आपके पास बनेंगी, ये हो गई एक इक्वेशन, ये हो गई दूसरी इक्वेशन, ऐसे ही तीसरी चौथी, तो p तक आपकी इक्वेशन बनेगी ना. तो टोटल नंबर ऑफ ऐसी इक्वेशन जो आप ये बना रहे हो, ये कितनी बनेगी, ये टोटल बनेंगी p इक्वेशंस. इसको मैं ऐसे भी दिखा सकता हूं, समेशन xi, ठीक है ना, xi p इज इक्वल टू 1, जहां पर i वेरी होगा 1, 2, 3, ठीक है. xi p 1. लेकिन ये मेरे लिए ये तो यही है कि x1 अल्फा, x2 अल्फा, x3 अल्फा इज इक्वल टू 1. लेकिन इनका सम कितना, टोटल नंबर ऑफ सच इक्वेशंस कितनी आएंगी, यहां पर मैं लिख रहा हूं. इसको मैं पहले समझ लिया ना आपने कि कितनी इक्वेशन बन रही है, p बन रही है p इक्वेशंस. इसको फिर मैंने जनरल में लिखा कि हर किसी फेज में 1 1 के बराबर आएगा. तो आप इसके नीचे लिखेंगे total number of such equations is equivalent to p. देखा बेटा कितनी इक्वेशंस आपकी बनेगी, p. जितने फेजेस होंगे उतने ही इक्वेशंस बनेंगे. ये आपने सीधे देखा भी वहां पर कि कितनी इक्वेशंस बनती हैं. तो एक रेस्ट्रिक्शन आ गई, ठीक है, एक रेस्ट्रिक्शन आ गई. चलिए अब दूसरा करते हैं, दूसरी रेस्ट्रिक्शन देखते हैं, बी. देखिए अगर इनको आपस में डिफरेंट फेजेस में इक्विलिब्रियम में रहना है, ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं, देयर केमिकल पोटेंशियल शुड बी सेम. इनका केमिकल पोटेंशियल सेम होना चाहिए, क्योंकि इक्विलिब्रियम पे जब दो चीजें रहती हैं, कहीं पर भी किसी भी इक्विलिब्रियम पे रहते हैं, लाइक मैंने आपको पीछे भी कहा है, वाटर है, ये लिक्विड में है, और वाटर है, ये वेपर्स में है. अगर ये इक्विलिब्रियम में है देन दीज इनका जो केमिकल पोटेंशियल न्यू होता है वो दोनों का सेम होता है. और आप यहाँ पर इनके बीच में केमिकल ये दिखा रहे हो, इक्विलिब्रियम दिखा रहे हो, C1 अल्फा, C1 बीटा, C1 गामा, C1 डेल्टा. तो इनका आपस में केमिकल पोटेंशियल सेम होगा ना. जब इनका केमिकल पोटेंशियल सेम होगा तो वो इक्वेशन बन गई. देख लीजिए, तो हम क्या नोट करेंगे यहां पर, पहले एट इक्विलिब्रियम द केमिकल पोटेंशियल इज सेम. केमिकल पोटेंशियल सेम होता है तो क्या लिखेंगे, μ1 अल्फा, ये हो गया इसके लिए, μ1 बीटा में, ये कंपोनेंट 1 का बीटा में, μ1 गामा में, ऐसे ही कितने μ1 जो भी है डेल्टा, या मैं इसको यहां पर कर सकता हूं ना, सो ऑन इज इक्वल टू, या एक काम करते हैं,
पहले वाले को दिखाते हैं सारे। μ1 अल्फा इज इक्वल टू μ1 बीटा इज इक्वल टू μ1 गामा इज इक्वल टू μ1 डेल्टा इज इक्वल टू सो ऑन इज इक्वल टू μ1 p फेज p दिस। तो ये होगी सारी लाइन के लिए, ठीक है। ऐसे ही आप दूसरे के लिए लिख सकते हो, μ2 अल्फा इज इक्वल टू μ2 बीटा इज इक्वल, म्यू होता है केमिकल पोटेंशियल, μ2 गामा μ2 डेल्टा सो ऑन इज इक्वल टू μ2 p फेज p। अब अगर इस कंपोनेंट सो ऑन, फिर इसके बाद भी सो ऑन आएगा, सो ऑन लास्ट के लिए म्यू सी अल्फा म्यू सी बीटा म्यू सी गामा म्यू सी डेल्टा सो ऑन इज इक्वल टू म्यू सी पी फेज पी, ठीक है ना। तो बहुत सारी इक्वेशन बन रही है यहां पर। इक्वेशन ये सारी एक इक्वेशन नहीं है, देखिए बेटा ये एक इक्वेशन है, ये दूसरी इक्वेशन है, ठीक है। ये यहां पर तीसरी इक्वेशन है, ये यहां पर फिर चौथी इक्वेशन होगी। पूरा यहां पर नोट कीजिएगा। अगर मेन कंफ्यूजिंग पॉइंट हो जाता है ना, वो यहीं पर हो जाता है कि यहां पर हम कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो इसको पूरा समझने की कोशिश कीजिएगा। हमारे पास μ1 अल्फा है, μ1 बीटा, μ1 गामा। तो ये मैंने आपको बताया कि केमिकल पोटेंशियल जब जो भी सिस्टम इक्विलिब्रियम में होता है उनका केमिकल पोटेंशियल सेम होता है। केमिकल पोटेंशियल क्या होता है? फ्री एनर्जी पर मोल, जो मैंने आपको समझाया पिछले वाले लेक्चर्स में। नाउ आप देख लीजिए, अब मुझे काउंट करना है जरा। इस लाइन में मैं देखता कितनी इक्वेशंस बनेंगी। इसमें बनेंगी μ1 बीटा, ये एक हो गया, ठीक है। ये दो हो गए, ये दूसरी इक्वेशन हो गई। ये जो मैंने सर्कल में मारा ना, दिस इज तीसरी इक्वेशन, ठीक है। तो आप मुझे बता सकते हो यहां पर कितनी इक्वेशंस इस लाइन में ना, इस लाइन में कितनी इक्वेशंस बनेगी एक कंपोनेंट के। देखिए इसमें 1 है। एक कंपोनेंट में ऐसी कितनी इक्वेशंस बनेंगी, कितनी इक्वेशंस बनेंगी? देखिए ये मैं थोड़ा सा रब कर रहा हूं यहां पर। देखो बेटा 1 अल्फा 1 बीटा, ठीक है ना, ये हो गया एक। बीटा टू गामा हो गया दूसरी इक्वेशन, गामा टू डेल्टा हो गया तीसरी इक्वेशन। चलो अगर हम थोड़ी देर के लिए माने हमारे पास 4 ही फेजेस हैं। हम थोड़ी देर के लिए माने हमारे पास, फॉर एग्जांपल समझने के पर्पस के लिए, अगर हम समझे कि हमारे पास 4 ही फेज है, तो आप क्या लिखते? μ1 अल्फा इज इक्वल टू μ1 बीटा इज इक्वल टू μ1 डेल्टा, μ1 गामा इज इक्वल टू μ1 डेल्टा। थोड़ी देर के लिए हम समझते हैं हमारे पास इतने ही फेज हैं। जरा इन 4 फेजेस में कितनी इक्वेशंस बनती हैं? ये हो गई एक, ये हो गई दूसरी, ये हो गई तीसरी। तो 4 फेजेस में कितनी इक्वेशंस बनती हैं? 3। तो यहां पर कितने फेजेस हैं आपके पास? P, ये टोटल P में जाता है ना, तो इतनी कितनी इक्वेशंस बनेगी? अगर इसमें आप देखोगे ना, तो खाली आपके पास बनेंगे कितनी? P-1। जैसे यहां पर 4 फेजेस को आपको बनी कितनी इक्वेशन? 3। लेकिन आपको पता है आपके पास 4 फेजेस नहीं है, आपके पास P फेजेस है। तो इस लाइन में कितनी इक्वेशन बनेंगी? सो द नंबर ऑफ इक्वेशन एक लाइन में बन रही है P-1। तो पूरा देख लीजिएगा, ये बस समझने के लिए था यहां पर। तो इस लाइन में हमारे पास कितनी इक्वेशंस बन रही हैं? सो दिस थिंग, नंबर ऑफ इक्वेशंस, ये जो बी पार्ट हम पढ़ रहे हैं, ये बी पार्ट कंटिन्यूअस है। तो नंबर ऑफ इक्वेशन इस पार्ट में P-1 इस पार्ट में, ठीक है। लेकिन अब यही पार्ट नहीं है, ये पार्ट भी है, ये पार्ट भी है। ऐसे कितनी इक्वेशन बनेगी? तो ये एक कंपोनेंट के लिए, दूसरे कंपोनेंट की, तीसरे, चौथे, पांचवे, सी कंपोनेंट्स के लिए, ठीक है ना। तो नंबर ऑफ कंपोनेंट्स कितने हैं आपके पास? C, नंबर ऑफ कंपोनेंट्स है C। तो टोटल नंबर ऑफ इक्वेशन, सो टोटल नंबर ऑफ इक्वेशन विल बी, टोटल नंबर ऑफ इक्वेशंस इस B कंपोनेंट में आपस में जो इक्वेशंस बन रही है, दैट इज C P-1। एक तो C मल्टीप्लाई बाई P-1। ये सारी इक्वेशंस, ये सारे काउंट हो गए सारे से।
एक लाइन में आता है P-1, लेकिन आपके पास इतने सारे कंपोनेंट्स हैं C, तो मल्टीप्लाई किया तो आपके पास टोटल नंबर ऑफ इक्वेशन बन रही हैं CP-1। ये पॉइंट थोड़ा सा समझने के लायक है। मैं फिर कह रहा हूं, दिस इज बेस्ट सुटेबल क्वेश्चन फॉर लॉन्ग टाइप में पूछा जा सकता है। तो मैं ये इस पॉइंट को रिराइट करता हूं। So total number of equations, that is CP-1. This is equation number 3rd। ये 3rd आ गया, ठीक है। तो ये रेस्ट्रिक्टिंग कंडीशन है हमारे पास। सी 3rd वाला रेस्ट्रिक्टिंग कंडीशन भी आप नोट कर सकते हो। 3rd वाला रेस्ट्रिक्टिंग कंडीशन हम ऐसे बताते हैं कि ऑल्दो वो लगाना उतना जरूरी नहीं है, बट यू कैन राइट। अगर इनमें रिएक्शन, ऑल्दो मैंने पहले लिखा कि इनमें रिएक्शन नहीं हो रही है, लेकिन फिर भी अगर इनमें रिएक्शन हो भी रही थी, अगर इनमें रिएक्शन हो भी रही थी, ठीक है ना, अगर दीज आर रिएक्टिंग सब्सटेंसेस, ठीक है ना, अगर ये आपस में रिएक्शन दिखा रहे थे, अगर ये रिएक्शन दिखा रहे थे, लेकिन जब इक्विलिब्रियम आता है, इक्विलिब्रियम पे रिएक्शन फिर भी चलती है? नहीं, जब रिएक्शन इक्विलिब्रियम पे आती है तो रिएक्शन रुक जाती है, ठीक है ना। तो रिएक्शन रुक जाती है, तो अगर रिएक्शन रुक जाती है तो उस वक्त केमिकल एफिनिटी क्या होती है? उस वक्त केमिकल एफिनिटी 0 होती है। देखिए कहने का मतलब क्या है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके पास सबस्टेंस ए है, इट इज इन इक्विलिब्रियम विद बी, इट इज इन इक्विलिब्रियम विद बी, इनमें केमिकल रिएक्शन हो रही थी, दैट मीन ये कोई केमिकल रिएक्शन है। लाइक मेरे पास ये है N2 + H2 gives twice NH3, ये एक रिएक्शन हो रही थी, ठीक है ना, इसमें इक्विलिब्रियम आ गया, रिएक्शन हो रही थी, लेकिन जब इक्विलिब्रियम आया उस वक्त इनकी रिएक्शन होने की एफिनिटी कितनी है? 0, ठीक है। तो इनकी एफिनिटी उस वक्त 0 बन जाती है जब इक्विलिब्रियम आता है। तो हम उसको ऐसे दिखाते हैं कि अगर आपके पास क्या बोलते हैं इसको, रिएक्शन हो भी, रिएक्टिंग सबस्टेंसेस थे, रिएक्टिंग सबस्टेंसेस थे, तो आपके पास एफिनिटी कंपोनेंट्स में लिख रहा हूं I, एफिनिटी, दिस AF इज केमिकल एफिनिटी, बिकम 0, इज 0। ये I क्या है? I ये जो मैंने यहां पर इटैलिक I लिखा, I1 2 3 अप टू R रिएक्शन ऐसी थी, दैट मीन इसमें ऐसी रिएक्शंस R टाइप रिएक्शंस थी जिनमें रिएक्शन हो रहा था। लेकिन जब इक्विलिब्रियम आया, एट इक्विलिब्रियम, ये सिर्फ आप कहां पर लगा सकते हो? एट इक्विलिब्रियम। जब इक्विलिब्रियम आया तो उनकी एफिनिटी क्या हो गई? उनकी एफिनिटी 0 हो गई, दैट मीन अब रिएक्शन नहीं हो रही, ठीक है ना। तो आप कितने के लिए लिख सकते हो? जो जितनी भी वहां पर रिएक्शन हो रही थी, जितनी भी रिएक्शन हो रही थी, कितनी रिएक्शन हो रही थी? एक रिएक्शन, दूसरी, दिस इज नॉट कंपोनेंट हियर, दिस इज रिएक्शन। कितनी रिएक्शंस हो रही थी? 1 2, चलो मैं 1 डैश लिख रहा हूं, 1 डैश 2 डैश 3 डैश, ऐसे ही आप R तक पहुंच गए। R रिएक्शंस वहां पर चल रही थी, दैट मीन जब ये इक्विलिब्रियम चल रहा था ना, तो वहां पर R रिएक्शन साइमल्टेनियसली चल रही थी। लेकिन इक्विलिब्रियम आ गया ना, तो अब रिएक्शन नहीं हो रही है। जब रिएक्शन नहीं हो रही है तो एफिनिटी कितनी हो गई? इसकी केमिकल एफिनिटी जो हो गई ना, दैट इज इक्वल टू 0। ये आपको वहीं पर लगाना है जहां पर रिएक्टिंग सबस्टेंसेस होते हैं, ठीक है ना। लेकिन मैंने, अगर आपने देखा होगा, मैंने पहले ही जब मैंने स्टार्ट किया, मैंने कहा कि कोई केमिकल रिएक्शन नहीं हो रही है, तो इस पार्ट को मैं सीधे ओमिट भी कर सकता हूं, इस पार्ट को मैं सीधे ओमिट भी कर सकता हूं। लेकिन अगर फिलहाल थोड़ी देर के लिए इसको चलाते हैं, फिर नॉन रिएक्टिंग के लिए हम छोड़ देते हैं। सो ऐसी कितनी इक्वेशंस होंगी? सो टोटल नंबर, अगर आप AF एफिनिटी 1 0, एफिनिटी 2 0, एफिनिटी 3 0, आपने कहां तक लिया? R तक। सो टोटल नंबर ऑफ इक्वेशंस, तो इससे जो इक्वेशंस बनेंगी, टोटल नंबर ऑफ इक्वेशंस इज R। तो इससे हमारे पास इक्वेशंस कितनी बनेंगी? R। दिस इज माय इक्वेशन नंबर 4, ठीक है। इक्वेशन नंबर 4, मैंने क्या कहा? मैंने कहा कि अगर इस सिस्टम में रिएक्शंस हो रही है, अगर इस सिस्टम में रिएक्शंस हो रही हैं, तो रिएक्शन होने से
दैट मीन कितनी रिएक्शंस होगी, लेट इट बी देयर आर आर रिएक्शंस, इस सिस्टम में आर रिएक्शंस हो रही है। लेकिन जैसे ही वो इक्विलिब्रियम पे पहुंचेंगे ना, वो सारे के सारे उनकी एफिनिटी जीरो बनेगी, ठीक है ना। केमिकल एफिनिटी एट इक्विलिब्रियम इज जीरो। एफ एफिनिटी आई हो गया रिएक्शन, यहां पर रिएक्शन दिखा रहे हो, इज जीरो। 1 डैश के लिए, 2 डैश के लिए, 3 डैश के लिए, आपने इतनी आर के लिए किया क्योंकि आपने कहा था देयर विल बी आर नंबर ऑफ रिएक्शंस। आर अगर कोई समझना चाहता है ना, आर नंबर ऑफ रिएक्शन, आर नंबर ऑफ रिएक्शंस हो रही थी। लेकिन जैसे ही इक्विलिब्रियम पे पहुंच गए तो उनकी एफिनिटी क्या हो गई, जीरो। सो उतनी कितनी इक्वेशन, ऐसी कितनी इक्वेशन बनेगी, देखिए आप लिख सकते हो AF1 जीरो, AF2 जीरो, AF3 जीरो, आप ऐसी ही आर इक्वेशन लिख सकते हो, ठीक है। दिस इज फॉर फोर्थ। ये वहीं पर है जहां पर सबस्टेंसेस में रिएक्शन हो रही है। चलिए अब हमारे पास 3 रेस्ट्रिक्टिंग कंडीशंस आ गए और टोटल नंबर ऑफ वेरिएबल्स भी मैंने आपको बताया था। नाउ डिग्री ऑफ फ्रीडम जब निकालेंगे तो क्या करेंगे, तो डिग्री ऑफ फ्रीडम दैट इज एफ, किसके बराबर मैंने कहा था आपको, टोटल वेरिएबल्स माइनस नंबर ऑफ रेस्ट्रिक्टिंग कंडीशंस। टोटल वेरिएबल माइनस नंबर ऑफ रेस्ट्रिक्टिंग कंडीशंस, वो क्या हो गया, चलो इसको डालते हैं। अब आपके पास वेरिएबल्स भी है, रेस्ट्रिक्टिंग कंडीशंस भी हैं। सो एफ इज इक्वल टू सीपी, पहला था आपके पास सीपी प्लस 2, ये था आपके पास क्या, वेरिएबल। रेस्ट्रिक्टिंग कंडीशंस, रेस्ट्रिक्टिंग कंडीशंस कितने आ रहे हैं आपके पास, पी, इक्वेशन नंबर 2 में आपके देखिए पी है, फिर आपके पास है सीपी माइनस 1, सीपी माइनस 1 और प्लस आर, ठीक है। ये हो गए रिस्ट्रिक्टिंग कंडीशंस। जो आपकी इक्वेशन सेकंड, इक्वेशन थर्ड, इक्वेशन फोर्थ थी, ये पहली इक्वेशन। नंबर ऑफ वेरिएबल्स, नंबर ऑफ वेरिएबल से रिस्ट्रिक्टिंग कंडीशन को माइनस करना होता है। तो आप देखिए क्या बनेगा ये, जैसे सीपी प्लस 2 माइनस पी, ये बनेगा हमें माइनस वी कैन गो फॉर, पहले इसको ही ओपन करें अंदर से, ऐसे लिखते हैं सीपी माइनस सी, और ये हो गया, एक मिनट, माइनस पी, ये था सीपी प्लस, ये था प्लस माइनस माइनस सी प्लस आर, ठीक है। एफ सीपी प्लस 2 माइनस पी माइनस सीपी, माइनस माइनस हो गया प्लस सी, माइनस प्लस हो गया माइनस आर, सीपी सीपी कैंसिल, और यहां बचा CP2। हाँ, हमारे पास बचा अभी रिएक्शन प्लस सी माइनस पी प्लस 2 और माइनस आर। अगर हम पहले से ही ये मान के चलते फॉर नॉन रिएक्टिंग सबस्टेंस, अगर हमारे पास नॉन रिएक्टिंग सबस्टेंस था, जो मैंने आपको पहले ही कहा कि अगर रिएक्शन नहीं हो रही है, या हम पहले एक काम करते हैं, पहले इसको ही ठीक से लिखते हैं, फिर लगाएंगे नॉन रिएक्टिंग सबस्टेंस। इसको हम लिख सकते हैं ना, यहां पर F इज इक्वल टू सी प्लस है तो पहले लिखा, माइनस पी प्लस 2 माइनस आर, ये बन गया आपका फेज रूल। लेकिन अगर आपके पास नॉन रिएक्टिंग सबस्टेंसेस हैं, जो जनरल में वैसे ही होता है, मैंने स्टार्टिंग में भी कहा था कि जैसे कि रिएक्शन नहीं हो रही है, जैसे कि रिएक्शन नहीं हो रही थी फॉर नॉन रिएक्टिंग सबस्टेंसेस, तो तीसरी रिस्ट्रिक्शन आएंगी ही नहीं। फॉर नॉन रिएक्टिंग इक्विलिब्रियम, फॉर नॉन रिएक्टिंग R इज इक्वल टू 0, R 0 है, तो आपकी इक्वेशन क्या बनेगी, F इज इक्वल टू C माइनस P प्लस 2। दिस इज डिराइव्ड गिव्स फेज रूल। ये आपने फेज रूल को डिराइव किया, जो F इज द डिग्री ऑफ फ्रीडम, C इज द कंपोनेंट, माइनस P, P इज द फेज एंड प्लस 2, ठीक है।
तो ये सारी चीजें हमारे पास आ गई, जिसको हम कहते हैं कि फेज रूल को आपने डिराइव किया। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज होती है फेज रूल, बट दिस विल बी आस्क्ड फॉर लॉन्ग टाइप। जैसे मैंने आपको पहले ही कहा, ये लॉन्ग टाइप के लिए जाता है ये क्वेश्चन।